हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो वास्तव में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उनकी एक पसंदीदा कंपनी है। और ये पसंदीदा बैंक जो है अब कह सकते हैं कि प्योरली एक रिटेल सेगमेंट बैंक बन गया है। बस कुछ ही कदम आप कह सकते हैं कि दूर है। यानी कि अगर 100% की बात अगर हम करें तो तकरीबन 97% ये बैंक अब एक रिटेल बैंक की कैटेगरी में आ गया है। अब इस रिटेल बैंक की कैटेगरी में ये आ गया है, ये तो आप सब लोग मानते ही हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट का विज़न है कि भाई हमें इसको एक रिटेल बैंक बनाना था वो लगभग उसकी तरफ जो है पूरा का पूरा जो है बढ़ चुके हैं, या कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य को लगभग परिपूर्ण कर लिया है। तो अब इस परिपूर्णता के साथ जो रिजल्ट हैं वो किस तरीके के हैं, तो इसके रिजल्ट एनालिसिस करने से पहले मैं एक ही बात आपके साथ बोलूँगा कि अब ये जो बैंक है बाकी बड़े बैंकों की तरह उसी तर्ज पर काम करने लगा है। और आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि देखिएगा हम ये मानते हैं कि ये बैंक अच्छा कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और हम जनरली इससे एंटिसिपेट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन जब इसका इक्विटी साइज़ बड़ा हो गया तो प्रॉफिट ज़्यादा होने के बावजूद भी ईपीएस में वो डिलीवर नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े बैंकों की तर्ज पर ये ग्रोथ दिखाता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ कि भाई जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक दिखाएंगे ग्रोथ, उसी तर्ज के ऊपर हम मान सकते हैं। हालांकि इसमें होलसेल बैंकिंग का जो कंपोनेंट है बहुत कम है, तो रिटेल की वजह से जो है हम मान सकते हैं कि जो रिटेल आज से 3 या 4 साल पहले एक फेवरेट सेक्टर होता था कि भाई जो रिटेल बैंक है उसको एक प्रीमियम वैल्यूशन मिलेगी, जो बाकी होलसेल बैंकिंग है उसको कम वैल्यूशन मिलेगी। लेकिन अब वो जो गैप है वो लगभग ना के बराबर है। तो अब रिटेल बैंक को भी वही वैल्यूशन मिल रही है जो होलसेल बैंकिंग के अंदर है। तो वो एक एडवांटेज जो है थोड़ा सा आपको बैकफुट पे जाता हुआ मिल सकता है। और कोविड के बाद ये भी पता चला कि भाई जो रिटेल में जो लोन है उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन जब इस तरीके की अनहोनी होती है तो बैड लोन्स भी सबसे ज़्यादा वही हैं। और उसका खामियाजा आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन बैंक बंधन बैंक आज तक भुगत रहा है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में या रिटेल सेगमेंट में वो नंबर 1 पोजीशंस में था। और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जिस तरीके से वो बैंक बना, उस सब पड़ाव के अंदर हमने देखा कि जो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी जो रिटेल सेगमेंट को ही पूरा कैटर करती थी उसमें चैलेंजेस भी थे। और इसी केस के अंदर आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी देखा। लेकिन अब रिटेल के ऊपर जो है विश्वास दोबारा से बैंकों का भी और जो लेंडर्स हैं उनका लौटता हुआ जा रहा है। तो ये जो है एक सब बैंकों के लिए एक सुखद खबर है। बट इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी और रिटेल सेगमेंट के अंदर जिनको आप लोन दे रहे हैं उनकी इनकम ग्रो नहीं हुई, या उनके द्वारा जो पैसा उधार लिया गया है उतनी रिटर्न्स वो अपने बिजनेस से जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो एक चैलेंजेस आने वाले समय में आ सकते हैं। असेट्स क्वालिटी आज की डेट में बैंकों की सबसे बेहतरीन स्थिति में है। पिछले अगर 5 साल में आप जाके देखेंगे तो उसका असर भी आपको सभी बैंकों के फाइनेंशियल्स पर देखने के लिए मिल रहा है। जिन बैंकों के फाइनेंशियल्स बिल्कुल खराब हो गए थे, जिसमें कोटक महिंद्रा कर्नाटका बैंक या साउथ इंडियन बैंक या और छोटे बैंक थे, वो भी अब ठीक करने लगे हैं। इसी तरीके से आरबीएल बैंक के अंदर भी देखिएगा, जब कोविड के बाद या कोविड के आसपास के पीरियड में पिछले 2-2.5 साल में आरबीएल बैंक की फाइनेंशियल्स बहुत ही खराब हो गए थे, वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। और इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी जो फाइनेंशियल्स थे उस समय खराब हो गए थे, लेकिन अब सभी बैंकों के अंदर छोटे बड़े सब बैंक अच्छा कर रहे हैं, और इवन पीएसयू बैंक भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये वास्तव में एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली जो है बेनिफिट सभी को मिल रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वहाँ पीछे रहने वाला था, तो ये भी जो है अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ खड़ा है इस क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, हम जो एनालिसिस करते हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करते हैं, और इसका रीज़न मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट एनालिसिस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे इंटरेस्ट की अर्निंग्स थी। तो इंटरेस्ट की अर्निंग्स कहें या सब जगह मैं बैंकों में एक ही चीज़ देख रहा हूँ, जितने रिजल्ट एनालिसिस कर रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब जगह एक ही चीज़ मिल रही है, 8%, 9%, 10%, 11%, मोटा मोटी 10% के आसपास की ग्रोथ हर चीज़ में देखने के लिए मिल रही है, किसी में कम किसी में थोड़ी सी ज़्यादा। यहाँ पर भी आप देखेंगे इंटरेस्ट की अर्निंग 10% बढ़ गई, तकरीबन 10% की ग्रोथ है। नेट अदर इनकम्स की जो फिगर्स है,
जिसमें फीस बेस इनकम या बाकी जो फिगर्स हैं वो भी आप देखेंगे, वो भी तकरीबन 9% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही 8, 9, 10, तो ये जो पूरी इनकम्स हैं इनका अगर आप देखें, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस वो भी 10% है। इसमें ये नहीं है कि लोन ग्रोथ 10% हो गई क्वार्टर में, नहीं, इसमें ये कि 3, 4, 5% तो लोन की ग्रोथ है और बाकी 5% की जो अर्निंग आई है आपके पास वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आई है। तो ये आपको समझना है। दूसरा है कि आपने जो इंटरेस्ट एक्सपेंड किया है, यानी कि जो आपने एफडी पे ही ज़्यादा बढ़ा है, तो एफडी की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, खाली करंट अकाउंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है और सेविंग में बढ़ा ही नहीं है, तो वहाँ पर केवल एक एफडी का है। तो उसकी वजह से जो बाकी जगह आपको ग्रोथ मिल रही है इंटरेस्ट बढ़ने की, जो इंटरेस्ट आपने दिया है वो मात्र 5% है। तो 10% इनकम बढ़ी, 5% खर्चा बढ़ा। और इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस भी हैं, एम्प्लॉय का खर्चा भी अगर आप देखेंगे, जो बाकी खर्चे भी वो 5% है। तो 10% की इनकम बढ़ने के सामने 5% के खर्चे बढ़े, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट में कितना जंप आ रहा है। तो प्रॉफिट में जो जंप आ रहा है, क्योंकि जो बेस है उससे अगर हम देखें तो उस बेस से तकरीबन 8% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो 8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन इस 8% के प्रॉफिट में एक चीज हो गई है कि 424 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो बढ़कर 450 करोड़ के प्रोविजंस हो गए। तो बहुत सारे बैंकों के तो प्रोविजंस घट ही गए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो आईसीआईसीआई का भी थोड़ा बढ़ा था और यहाँ एचडीएफसी का बढ़ा। तो इसका मतलब है कि रिटेल लोन्स के ऊपर अभी इतना क्लियरिटी के साथ बैंक भी जो है नहीं बता पा रहा है, यानी कि उसको भी अभी एनपीए की समस्या लग रही है कि भाई एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जब ये कैपिटल फर्स्ट के अंदर थे या इस तरीके की जो रिटेल लोन बुक कैपिटल फर्स्ट में होती थी तो एनपीए की ऐसी स्थिति नहीं होती थी, तो ये प्रोविजंस बहुत ही कम होते थे। तो वहाँ के मुकाबले अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ लोन बुक आप अगर कंपेयर करेंगे तो जो प्रोविजंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, केवल 26 करोड़ के बढ़े हैं और उन सब के बावजूद जो प्रॉफिट है वो 555 करोड़ से बढ़कर 604 करोड़ है। तो ये भी तकरीबन 7-8% के आसपास का ही जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो ये एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। हालांकि इनकी इक्विटी में थोड़ा बहुत शेयर्स बढ़ते रहते हैं, यानी कि पिछली बार जो पेड अप शेयर कैपिटल थी वो 6,23,669 थी, यानी कि लैक्स में है ये अभी। तो अब इसको करोड़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 6,221 करोड़ से बढ़कर 6,236 करोड़ की इक्विटी हो गई। तो इक्विटी ईसोप की वजह से भी बढ़ रही है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ को ईसोप दी है। तो यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर आई है वो 0.89 से बढ़कर 0.97 है, लेकिन हमें डाइल्यूटेड बेसिस पे देखना है। तो ये भी वही चीज़ बयां कर रही है जो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट में ग्रोथ तो 8% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, और ये हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे। तो बस ये था कि ₹1 के ऊपर ईपीएस आएगी या ₹1 के नीचे आएगी। तो ₹1 के नीचे आई है ईपीएस। तो कुल मिलाकर बढ़िया जो पिछली बार जो रिजल्ट थे उसी का फॉलोअप आपको देखने के लिए मिला है। एक थोड़ी सी चिंता की बात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में है, जो पिछले क्वार्टर में 14.63 थी वो अभी भी 15% है। तो कैपिटल को अभी इनको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। अब कैपिटल परपेचुअल डिवेंचर्स लेने जाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विटी करोगे तो फिर इक्विटी में डाइल्यूशन का रिस्क है। तो थोड़ा सा बैंक की ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ कैपिटल है वो लोअर एंड की तरफ आ गई है। तो बैंक शायद अब कुछ एक्शंस लेता हुआ नजर आएगा और ग्रोथ के लिए जो है कैपिटल बैंक में आएगी तो तभी ग्रोथ कर पाएगा। तो अल्टीमेटली अब अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले एक कैपिटल रेजिंग प्लान हम शायद बैंक का देखें कि किस तरीके से, हालांकि उन्होंने पीछे अनाउंसमेंट तो की थी, अब किस तरीके से कैपिटल रेज करेंगे वो देखने वाली बात है। तो कैपिटल के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है, अगर डाइल्यूशन नहीं होता तो तकरीबन ₹4 के आसपास की ईपीएस फॉरवर्ड अर्निंग बेसिस पर आप आते हुए देख सकते हैं। ₹60 के भाव पे शेयर्स 15 के पी पे चल रहा है, जबकि बड़े बैंक 18 से 20 के पी पर चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको ये वैल्यूशन रीजनेबल लगे। 5 से 7% का राइज आप हो सकता है कि शेयर प्राइस में देखें, बट शेयर ऑफ फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो रही है। जो ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ करेगा बाकी बैंकों के मुकाबले में, तो लाइन विद अदर बैंक्स की है अभी। तो हम 1 या 2 क्वार्टर और देखेंगे कि गाड़ी जो है
बाकी गाड़ियों से तेज चलती है नहीं चलती, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट की गाड़ी अगर ओवरटेक कर लेती है बाकी बैंकों को तो शेयर्स की पी री रेटिंग भी आप होते हुए देख सकते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में मुझे फेयरली वैल्यूड लग रहा है और 5-6% का राइज हो सकता है कि आपको अगले क्वार्टर तक शायद शेयर प्राइस में देखने के लिए मिल जाए इस परफॉर्मेंस के हिसाब से। इक्विटी बढ़ी है, कैपिटल कैसे रेज करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पर बड़े बैंकों की जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो 2% से ज़्यादा है, 2.2 और 2.3 के आसपास है आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी की, तो वहीं पर रिटर्न ऑन असेट्स अभी भी 1.1 है। तो रिटर्न ऑन असेट्स अभी इंप्रूव करने का स्कोप है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर ये रिटर्न ऑन असेट्स इंप्रूव होती है 2% के आसपास जाती है तो ईपीएस डबल हो सकती है। तो अभी भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट किस तरीके से परफॉर्म करती है। और बाकी डेट इक्विटी की जो रेशियो है वो भी थोड़ी सी हायर साइड में है 1.31। तो नया डेट रेज करना शायद थोड़ा बैंक के लिए कंफर्टेबल ना हो, तो आप ये देखेंगे कि बैंक शायद इक्विटी ही नहीं रेज करे, और नई इक्विटी रेज करने की वजह से प्रॉफिट तो बढ़ेंगे आपको, लेकिन जब आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ा डाइल्यूट कर सकता है। अर्निंग्स कहाँ से आई है देखिएगा, ट्रेजरी के ऊपर इनके रेवेन्यूज अच्छे थे अभी भी, और 3,375 करोड़ के रेवेन्यूज थे, और जो कि 3,139 है। ट्रेजरी पर ये अभी भी काफ़ी भरोसा कर रहे हैं क्योंकि रिटेल लोन सेगमेंट में है, तो अभी भी आरबीआई के पास या बाकी बैंकों के पास अच्छा पैसा इन्होंने रखा हुआ है। जो इंटर बैंक बोरोइंग्स हैं या इंटर बैंक जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी 1591, या जो एसएलआर पोर्टफोलियो है उसका भी एक ट्रेजरी में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें होलसेल बैंकिंग में 1693 ये होलसेल बैंकिंग में इनकम आई है, तो इनकम यहाँ पर भी अच्छी है। और रिटेल बैंकिंग देखिएगा 6,316 से 6,994, यानी कि 6,994, यानी कि तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास। और इसी का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा है 595, जो पिछले क्वार्टर में था 285, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ अब तो भाई प्योरली रिटेल बैंक लगने लगा है, क्योंकि इनकम का सबसे बड़ा कंपोनेंट, रेवेन्यू का सबसे बड़ा कंपोनेंट, पूरी असेट साइज के अंदर अगर हम देखें तो डिपॉजिट्स एक इम्पोर्टेंट प्ले कर रहे हैं। डिपॉजिट साइड्स अगर हम लाइबिलिटीज़ में देखें तो, और असेट साइड में देखें तो रिटेल लोन बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी कंफर्टेबल जो है रिजल्ट हमें लग रहे हैं, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की तरफ अब बैंक बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। हालांकि इस इकोनॉमी में जो पिछले 1-1.5 साल में जो कोविड की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर लैंडिंग जो है थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि बैंकों को भी लग रहा था पैसा दे के मर ना जाए, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ऐसे ही जो है चर्चा थी। लेकिन अब बैंक खुलकर पैसा उधार देने लगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो राइजिंग साइकिल है उसका बेनिफिट भी इन बैंकों को मिल रहा है। और कासा कस्टमर डिपॉजिट देखिएगा पिछले साल भर में 44% बढ़े हैं, कासा 39% बढ़ा है। कासा रेशो हालांकि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट उस पोर्शन थोड़ा सा कम हो गया है, 50% आ गया वो, तो क्योंकि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए ना जो सेविंग्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से इनका कासा थोड़ा सा कम हो गया पिछले साल के ऊपर। रिटेल अब 77% है पूरे कस्टमर डिपॉजिट का। और लोन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो लोन बुक है वो काफ़ी अच्छे से जो है अब इन्होंने रिटेल के ऊपर फोकस कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की लोन बुक जो है 31% से रिड्यूस हुई है पिछले साल के मुकाबले में, और जो टोटल फंडेड एसेट्स है उसका 3.7% रह गई है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब होलसेल बैंकिंग तो रहा ही नहीं है, 100 में से 3.7 निकाल दो तो बाकी 96-97% तो यही पोर्शन आपके सामने आ रहा है। हालांकि एक चीज़ अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगेगी चैलेंजिंग, वो बता देना बहुत ज़रूरी होता है कि इनके जो लोन्स एंड एडवांसेज हैं वो अभी भी अनसिक्योर्ड कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो फंडेड एसेट्स हैं वो हालांकि 25% बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन अभी भी जो है इनके पास जो पूरा बेस है, मतलब जो लोन्स इन्होंने दे रखे हैं वो अनसिक्योर्ड लोन की एक अच्छी खासी बड़ी कैटेगरी अभी भी है। क्योंकि जो कस्टमर्स को जो लोन दिए जाते हैं, जो मोबाइल के लोन्स हैं, गाड़ियों के लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, तो उसमें जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो पूरी तरीके से 100% फंडेड नहीं होती है, जो कि एक रिस्क जो है रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। हाँ, एक शेयर प्राइस की वैल्यूएशंस भी मैंने आपके साथ करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा आपको क्या फॉरवर्ड अर्निंग्स पे 4 की ईपीएस इक्विटी डाइल्यूट हो गई तो 3.5 आ सकती है, और 4 को अगर 15 की फॉरवर्ड अर्निंग्स पे लगाएं तो 60 रुपये के आसपास की वैल्यूएशंस हो सकती हैं। पी रेटिंग अगर 15-17 के आसपास जाएगी तो 10 से 15% का शेयर प्राइस एप्रिशिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बाकी जो फॉरवर्ड अर्निंग्स जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस के साथ इवेल्यूएट करते रहेंगे। मुझे अभी पर्सनली लगता है कि शेयर्स का प्राइस फेयरली वैल्यूड है, लेकिन बढ़ने का पोटेंशियल अभी भी काफ़ी अच्छा है। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।